नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वीडियो में हम बात चीन तिब्बत की करने वाले हैं, क्योंकि तिब्बत के एक एक्टिविस्ट ने ऐसा काम किया जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, और उसने वो काम किया जिसने एक बार फिर से तिब्बत के मुद्दे को ज्वलनशील बना दिया है और चाइना के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। तिब्बत, उसके एक्टिविस्ट, उससे जुड़े लोग आजादी चाहते हैं, लेकिन चीन लगातार उस पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चीन तिब्बत में क्या कर रहा है ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन तिब्बत की आजादी के लिए क्या कुछ हुआ है ये पहले आपको बताएंगे। और बहुत बड़ी घटना घटित हुई है इसी मामले से। तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने न्यूयॉर्क में तिब्बत की आजादी की मांग करते हुए तिब्बत के एक एक्टिविस्ट ने जान दे दी। जी हां, तिब्बत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और इसी के कारण यह मुद्दा एक बार फिर से ज्वलनशील हो गया है। कौन था यह व्यक्ति, क्या हो रहा है उसकी मौत पर, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो यह घटना जो है वो 2 जुलाई की है, जब एक तिब्बती एक्टिविस्ट ने अपनी जान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर दे दी। ये 2 जुलाई को शाम के वक्त की घटना है। एक इमरजेंसी कॉल मिलता है पुलिस को, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचता है। बताया जाता है कि वो व्यक्ति उस वक्त बहुत बुरी स्थिति में था। पुलिस ने बताया कि उसे बेलव्यू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे ब्रॉड डेड कहा गया। मामले की जांच चल रही है। पुलिस की तरफ से नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। निर्वासित तिब्बतियों के मीडिया आउटलेट वॉइस ऑफ तिब्बत ने कहा है कि तिब्बती एक्टिविस्ट लोबगा रंगजेंग ने तिब्बत की आजादी और एकता की लाइव अपील करने के बाद न्यूयॉर्क यूएन मुख्यालय के बाहर जो है अपनी जान दे दी। इसके अलावा स्थानीय समाचार वेबसाइट एम न्यूयॉर्क की रिपोर्ट कहती है कि रंगजेन एक उबर ड्राइवर थे, तिब्बती झंडा लेकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। वेबसाइट ने साथ ही उबर ड्राइवर लोबसांग पालजोर के हवाले से कहा कि वो तिब्बती समुदाय की सभाओं में रंगजेन को जानते थे, और पालजोर ने समाचार वेबसाइट को बताया कि रंगजेन चीनी सरकार द्वारा उनके देशवासियों पर लगाई गई पाबंदियों से नाराज थे। I heard this sad news that one patriotic Tibetan based in New York has self-immolated in front of the UN building. The last few days, there have been a lot of protest demonstrations going on around the world by Tibetans and Tibet supporters against the ethnic unity and progress law that the Chinese government has adopted on March 12th, and which was to be implemented from 1st of July. So this has serious consequences and implications and ramifications for the Tibetans if this continues for a long time. So we are not only rejecting this proposal but asking for its repeal. There are also elements of transnational jurisdiction in that Article 63 speaks about even criminalizing people who criticize or oppose the ethnic unity and progress law. तिब्बत को हड़पने के लिए कोई प्रयत्न करना ये अमानवीय है, असंवैधानिक है। तिब्बत was never a part and parcel of China. ये चीन भी जानता है, विश्व भी जानता है। इसलिए चीन के द्वारा तिब्बत देश और तिब्बत की संस्कृति, शिक्षा, चरित्र पर किसी तरह का भी हमला उचित नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि चीन ने तिब्बतियों से वार्ता करनी चाहिए, उसकी एग्जाइल गवर्नमेंट से वार्ता करके समस्या का समाधान करना चाहिए। कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए जो असंवैधानिक और अमानवीय हो। इसलिए मैं चीन को फिर से कहूँगा कि वह कोई भी अमानवीय और असंवैधानिक तरीका ना अपनाए। रंगजेन के फेसबुक अकाउंट से मिले वीडियो फुटेज में बताया गया कि उन्होंने अपनी जान देने से पहले तिब्बती झंडा लेकर सड़क पर पार करते हुए उसे देखा गया। इसके बाद इमरजेंसी कर्मचारी मौके पर पहुंचे, रंगजेन की मदद की। रॉयटर्स ने इस तस्वीरों की पुष्टि की है और कहा है कि हाँ, ये वहीं की घटना है।
फुटेज की तारीख की पुष्टि ओरिजिनल वीडियो लाइव स्ट्रीम से कर ली गई है। निर्वासित तिब्बतियों के मीडिया आउटलेट ने एक्टिविस्ट की पहचान जो है वो कर दी है, लोबगा रंगजेन, जिसके बारे में हमने बताया। और न्यूयॉर्क की पुलिस ने जो है इस घटना को लेकर जो है वो अब जांच बहुत तेज कर दी है कि आखिर वाकई में क्या वजह था। अब देखिए जरा, मामला ये इतना मामूली नहीं है। तिब्बत की आज़ादी के लिए लगातार स्ट्रगल किया जा रहा है और हाल में तिब्बत के ही निर्वासित सरकार के पीएम ने भारत में धर्मशाला में अपने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था, जिसको लेकर चीन काफी भड़का हुआ था। लेकिन उस पेपा सेरिंग ने 17वें निर्वासित तिब्बती सरकार के पीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया था। उसमें धर्मगुरु दलाई लामा जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा दलाई लामा के साथ साथ कई और प्रतिनिधिमंडल देश भर का मौजूद था। बताया ये गया कि इस कार्यक्रम में भारत की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो प्रतिनिधि मौजूद थे, उसे लेकर निर्वासित सरकार के पीएम ने कहा कि भारत, अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों का विशेष धन्यवाद कि तिब्बती संघर्ष को आगे बढ़ाने में उनका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 के अमेरिकी तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम, 2024 के तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम का उल्लेख करते हुए भी उस वक्त कहा था कि यह कानून तिब्बती मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रदान करते हैं। वहीं तिब्बत में चीन इसके विपरीत काम कर रहा है। एक तो वो चाइना जो है वो अमेरिका का विरोध करता है, जब वो ये कहता है कि भाई हाँ, दलाई लामा का हम समर्थन करते हैं और दलाई लामा जो है अपने उत्तराधिकारी को स्वयं चुनेंगे, तिब्बत के लोग चुनेंगे, इसमें चीन का हस्तक्षेप नहीं होगा। जब ये बात अमेरिका कहता है तो चीन कहता है कि जी नहीं, चीन तय करेगा कि अगला इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारे हस्तक्षेप से होगा, अमेरिका से नहीं होगा। और बात अगर करें कि तिब्बत के अंदर चीन आखिर कर क्या रहा है ऐसा, जिसको लेकर बहुत ज्यादा तनाव फैला हुआ है, मामला बढ़ा हुआ है, वो इसलिए है कि तिब्बत के अंदर चीन जो है अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए व्यापक सैन्यकरण कर रहा है, मिलिटराइजेशन कर रहा है पूरे इलाके का, बुनियादी ढांचे को तब्दील कर रहा है, सांस्कृतिक दमन की नीति पर काम कर रहा है। इसी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी सैन्य निर्माण हो रहा है, रणनीतिगत सुरंगें बनाई जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। साथ ही तिब्बती भाषा, बौद्ध संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। चीनी तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकार पर हमने बताया कि कैसे उसको लगातार टसल चल रहा है। तिब्बत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बती समुदाय पर अपना दबदबा पक्का करना चाहता है चीन, लेकिन उसका विरोध होता है। यह मामला भी ऐसे वक्त में ही सामने आया है जान देने का, जब चीन में एक नया कानून लागू हुआ है। इस कानून में सरकार को देश की सीमाओं के बाहर रहने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का कानूनी आधार मिला है। चीन पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि वो विदेशों में रहने वाले अपने ऐसे नागरिकों को डराने धमकाने की कोशिश करता है जो सरकार की आलोचना करता है। इसमें वीगर कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना शामिल है, निर्वासन में रह रहे सरकार के नेताओं, आलोचकों का पीछा करना जो है, हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों का जो है वो पीछा करना है, इसके अलावा तिब्बतियों का पीछा करना है, जिसको लेकर बड़ा विवाद रहा है। और एथनिक यूनिटी लॉ 1 जुलाई से जो है वो चीन में लागू किया गया है। इसको लेकर ही चीन एक तरफ अपनी छवि सुधारना चाह रहा है और दूसरी तरफ ये सब कर रहा है। उसके दो रूप हैं, इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और इसी को लेकर विवाद चल रहा है। और यही वजह है कि जिस व्यक्ति ने तिब्बत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, क्या वो प्रताड़ित हो रहा था चीन से? क्या वो चीन के इसी नीति के कारण जो है वो दबाव में था? किसी प्रकार से उसके परिवार को क्या प्रताड़ित किया जा रहा था? ये सब जांच का विषय है, देखना होगा। लेकिन ये जो मामला है तिब्बत का, वो आज का मामला नहीं है, इसको आप बखूबी समझ लीजिए। तिब्बत का जो मामला है वो बहुत पुराना है। तिब्बतियों ने पहले भी तिब्बत और बड़ी तिब्बती आबादी वाले क्षेत्र के आसपास में बीजिंग की नीतियों का विरोध जो है वो जबरदस्त तरीके से रहा है और इस तरह की जान देने की घटनाएं सामने आती रही हैं। बताया ये जाता है कि दुनिया भर में जो तिब्बती समुदाय के लोग हैं चीन की नीति के विरोधी रहे हैं। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया। चीन इसे सामंती गुलामी से शांतिपूर्ण आजादी बताता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह और निर्वासित लोगों ने तिब्बती इलाकों में चीन की दमनकारी शासन की लगातार आलोचना की। चीन इन दावों को खारिज करता है। चीन में जातीय अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे बहुत संवेदनशील हैं। तिब्बतियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर कथित अलगाववाद के किसी भी संकेत के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है। 2012 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से बीजिंग ने तिब्बत पर अपना संस्थागत नियंत्रण और बढ़ा लिया और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार स्थिति जो है ऐसी दिखाई देती है। तिब्बत के जहां तक हम विवाद की बात कर रहे थे, तो तिब्बत
को लेकर चीन कहता है कि सदियों से वो उसका हिस्सा है। 1951 में वहां उसका प्रशासन है। दूसरी ओर कई तिब्बती मानते हैं कि उनका क्षेत्र लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। चीन वहां की संस्कृति और पहचान को कमजोर कर रहा है। चीन से निर्वासित तिब्बती प्रशासन, जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन कहा जाता है, भारत के धर्मशाला में स्थित है। चीन उसे मान्यता नहीं देता। इनके प्रमुख जो है, जैसा कि हमने बताया कि पेनपा शेरिंग है, उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। लेकिन पहले जो है वो दलाई लामा इसके प्रमुख थे, जो तिब्बतियों के राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता दोनों के रूप में काम किया करते थे। लेकिन मार्च 2011 में दलाई लामा ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई निर्वासित सरकार को अपनी राजनीतिक सत्ता जो है वो सौंप दी। वहीं चलते चलते आपको यह भी बता दें कि इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के मुताबिक चीन से आखिरी बार जनवरी 2010 में दलाई लामा की आधिकारिक बातचीत हुई। दरअसल तिब्बती मामलों में शांतिपूर्ण समाधान के लिए साल 2002 और 2010 के बीच चीन और दलाई लामा के दूतों के बीच कुल 8 दौर की वार्ताएं हुई थी, जिसके अंतिम दौर की बैठक जनवरी 2010 में चीन में हुई। लेकिन तब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उसके बाद कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई। फ्री तिब्बत के मुताबिक 2009 से लेकर बताया जाता है अब तक की संख्या 2026 तक में तिब्बत की आजादी के लिए तकरीबन 150 से अधिक लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हालांकि हम आपको ये बता दें कि इन आंकड़ों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये जो घटना घटित हुई है उसने एक बार फिर से तिब्बत की आजादी का मामला गरमा दिया है, या यूं कहें कि चीन की दुखती नब्ज को एक बार फिर से दबा दिया गया है। आप देख रहे थे दुनिया वाले। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आपकी क्या राय है तिब्बत को लेकर? वो आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।